साल 1945 दुनिया युद्ध के घावों से उभर रही थी और उसी वक्त अटलांटिक के पार एक साधारण सा समुद्री सफर शुरू हुआ था जो आगे चलकर इंसानी हौसले की सबसे डरावनी मिसाल बनने वाला था। बोस्टन पोर्ट से एक ब्रिटिश सेलिंग जहाज खुले समुद्र की ओर बढ़ा। 2 मस्तूलों वाला ये पुराना लेकिन भरोसेमंद जहाज हवा के सहारे धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर जा रहा था। जहाज पर व्यापारिक सामान लदा था, कुछ विस्फोटक सामग्री भी और करीब 2 दर्जन लोग सवार थे। उन्हीं में एक 22 साल का नौजवान भी था, रिचर्ड पहली बार इतनी लंबी समुद्री यात्रा पर निकला था। उसके पिता आर्थर इस जहाज के अनुभवी कप्तान थे, शांत, अनुशासित और जिम्मेदार। बेटे को अपने साथ देकर उन्हें भरोसा था कि ये सफर सुरक्षित रहेगा। शुरुआती दिन बिल्कुल सामान्य थे, नीला आसमान, ठंडी हवा और लहरों की लय। जहाज 8-10 नॉट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शांति सिर्फ दिखावा है। 8वें दिन जब जहाज इंसानी सभ्यता से हजारों किलोमीटर दूर था, तभी एक छोटी सी चिंगारी ने सब कुछ बदल दिया। रसोई घर से उठी आग कुछ ही सेकंड में बारूद के बक्सों तक पहुंच गई। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ, ऐसा धमाका जिसने लकड़ी के उस जहाज को चीथड़ू में बदल दिया। चारों तरफ धुआं, आग और चीखें थी। रिचर्ड कुछ समझ पाता उससे पहले उसके पिता ने उसे कसकर पकड़ा और जहाज के किनारे की ओर धकेल दिया। एक छोटी सी लाइफ बोट और फिर रस्सी कट गई। उसके सामने ही जहाज आग का गोला बना और समुद्र में समा गया। उसके पिता, क्रू, सब खत्म। अब समुद्र के बीच एक छोटी सी नाव में रिचर्ड बिल्कुल अकेला था। न खाने का इंतजाम, न पीने का साफ पानी, सिर्फ कुछ रस्सियां, थोड़ा सा राशन और चारों तरफ अंतहीन समंदर। पहला दिन सूरज की आग में जला, रात हड्डियां जमा देने वाली ठंड लेकर आई। प्यास ने गला सुखा दिया और दिमाग धोखा देने लगा। तीसरे दिन जब उम्मीद लगभग मर चुकी थी, उसकी धुंधली नजरों ने दूर क्षितिज पर कुछ देखा, एक काला सा धब्बा, शायद जमीन। रिचर्ड ने आखिरी ताकत जुटाई और नाव को उस दिशा में मोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि वो जिस जगह की ओर बढ़ रहा है वो उसकी जिंदगी को अगले 20 साल के लिए कैद करने वाली है। नाव आखिरकार रेत से टकराई। रिचर्ड ने कांपते पैरों से समंदर से बाहर कदम रखा और जमीन को छूकर राहत की सांस ली। 3 दिन तक मौत के साथ बहते रहने के बाद ठोस जमीन मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने घुटनों के बल बैठकर रेत को छुआ, मानो जिंदगी को दोबारा महसूस कर रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, उसके दिल में अजीब सा डर उतरने लगा। दूर दूर तक कोई इंसानी निशान नहीं था, न झोपड़ी, न आग का धुआं, न आवाज। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, हेल्प, कोई है? जवाब में सिर्फ जंगल से उड़ते पक्षियों की आवाज आई। ये टापू जितना शांत दिख रहा था उतना ही बेरहम लग रहा था। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सन्नाटा। रिचर्ड समझ चुका था कि ये जगह समुद्र से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। शाम ढलने लगी, सूरज धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा था और उसी के साथ उसका हौसला भी। रात होते ही टापू पर ऐसा अंधेरा छाया जैसा उसने कभी नहीं देखा था। शहर की रोशनी में पला बढ़ा रिचर्ड इस काले अंधेरे के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। जंगल के भीतर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, कहीं पत्ते खड़कते, कहीं किसी जानवर की चीख जैसी ध्वनि। डर के मारे उसका शरीर सुन्न हो गया। उसके पास न आग थी, न हथियार, न कोई सुरक्षित जगह। मजबूर होकर उसने समुद्र किनारे रेत में एक गड्ढा खोदा और खुद को उसमें आधा छिपा लिया। पूरी रात वो आंखें फाड़े बैठा रहा, हर आवाज पर चौंकता रहा। सुबह हुई तो एक नई मुसीबत सामने खड़ी थी। चारों तरफ पानी था, लेकिन पीने लायक एक बूंद भी नहीं। खारा समुद्री पानी पीना मतलब सीधी मौत। उसका गला सूख चुका था, होंठ फट चुके थे। उसने पिछली रात रेत पर जो हेल्प लिखा था उसे लहरें मिटा चुकी थीं। कुछ पल के लिए उसने खुद को बिल्कुल टूटता हुआ महसूस किया, लेकिन तभी उसे जंगल की ओर से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। डरते डरते वो उस तरफ बढ़ा। जमीन पर एक बड़ा सा नारियल पड़ा था। उस पल उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने पत्थर से नारियल तोड़ा और उसका पानी पिया। वो पानी उसकी जिंदगी का सबसे मीठा पानी था। अब उसे समझ आ गया था, अगर जिंदा रहना है तो रोना नहीं, सीखना होगा। उसने आसपास और नारियल इकट्ठे किए, दिन भर मेहनत की और रात के लिए पेड़ों की डालियों से एक छोटा सा अस्थायी शेल्टर बनाया। ये टापू अब उसका दुश्मन नहीं, उसकी परीक्षा बन चुका था और ये परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। टापू पर कुछ दिन बीत चुके थे। रिचर्ड अब हर सुबह सूरज के साथ उठा और हर शाम उसी डर के साथ सोता कि कहीं ये उसकी आखिरी रात ना हो। नारियल ने उसकी प्यास बचा ली थी, लेकिन भूख और असुरक्षा अब भी उसके साथ ही। सबसे बड़ी कमी थी आग। बिना आग के न खाना पकाया जा सकता था, न जंगली जानवरों से बचाव संभव था। रिचर्ड को याद आया कि उसने बचपन में किताबों और टीवी पर देखा था, लकड़ियों को रगड़कर आग जलाई जाती है। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और पूरी ताकत से उन्हें रगड़ना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे, 3 घंटे। उसकी हथेलियों की खाल उधड़ गई, छाले फूट गए, खून रिसने लगा, लेकिन लकड़ियों से धुएं की एक लकीर तक नहीं निकली। दर्द, थकान और निराशा एक साथ उबड़े। वो जोर जोर से चिल्लाया, रेत पर लात मारी और पहली बार उस टापू पर फूट फूट कर रोया। लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आ गया, टूटने से कुछ नहीं बदलेगा। दिन में रेत इतनी गर्म हो जाती थी कि नंगे पैर चलना नामुमकिन था। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। उसने पेड़ों की
की छाल, चौड़े पत्ते और रस्सियों के टुकड़ों से अपने लिए अस्थायी जूते बनाए। अब चलना थोड़ा आसान हो गया था। उसी दिन किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। समुद्र किनारे उसे पानी में तैरती हुई एक अजीब चीज दिखी। जब वो पास पहुंचा तो उसकी रूह कांप उठी। वो जहाज के ही एक यात्री की लाश थी। कई दिनों तक पानी में रहने के कारण शरीर सड़ चुका था। डर के बावजूद रिचर्ड ने हिम्मत जुटाई। उसने लाश की जेबें टटोली और वहीं उसे दो चीजें मिली, एक छोटा लाइटर और एक पॉकेट नाइफ। उस पल वो समझ गया कि ये सिर्फ सामान नहीं, उसकी जिंदगी का मोड़ है। उसने उस अनजान इंसान को सम्मान के साथ अपनाया, फिर लाइटर को धूप में सुखाया और कांपते हाथों से जलाया। एक छोटी सी लौ जली और उसके साथ जली उम्मीद। अब उसके पास आग थी। चाकू से उसने लकड़ियां काटी, नारियल छीले और एक भाला बनाया। घंटों पानी में खड़ा रहकर वो मछलियों का शिकार करने लगा। शुरुआत में असफल रहा, लेकिन भूख सबसे बड़ा शिक्षक होती है। धीरे धीरे वो सीखने लगा। आग रात में उसे जानवरों से बचाती, धुआं दिन में आसमान को संदेश देता। 3 महीने बीत गए। उसका चेहरा बदल चुका था, दाढ़ी बढ़ गई थी, कपड़े फट चुके थे, लेकिन उसके भीतर एक नई चीज जन्म ले चुकी थी, जिंदा रहने की जिद। उसे नहीं पता था कि ये जिद उसे अगले कई सालों तक कैसे ढोएगी। समय धीरे धीरे रिचर्ड का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और कब 3 साल बीत गए उसे खुद याद नहीं रहा। अब ये टापू सिर्फ रहने की जगह नहीं था, ये उसकी पूरी दुनिया बन चुका था। उसने जंगल को समझना सीख लिया था। कौन सा फल खाया जा सकता है, कौन सा जहरीला है, किस मौसम में बारिश होगी और किस जगह मछलियां मिलेंगी। उसने पेड़ों को काटकर एक मजबूत झोपड़ी बनाई, जिसमें पत्तों से छत और लकड़ियों से दीवारें थीं। बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए उसने पत्तों और नारियल के खोलों का इस्तेमाल किया, लेकिन शरीर जितना मजबूत हो रहा था, दिमाग उतना ही अकेला। अक्सर वो समुद्र से बातें करता, कभी लहरों से सवाल पूछता, कभी खुद को जवाब देता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि अगर उसने खुद से बात करना बंद कर दिया तो शायद वो इंसान ही नहीं रहेगा। एक दिन उसे समुद्र किनारे एक घायल समुद्री पक्षी मिला। आमतौर पर वो उसे मारकर खा लेता, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। उसने उस पक्षी में खुद को देखा, टूटा हुआ, अकेला और बेसहारा। उसने पत्तों से लेप बनाकर उसके जख्म पर लगाया और उसे खाना दिया। कुछ दिनों में वो पक्षी ठीक हो गया, लेकिन उड़कर गया नहीं, वो रिचर्ड के आसपास ही रहने लगा। रिचर्ड ने उसे नाम दिया। अब वो उससे बातें करता था, अपने बचपन की, अपने माता पिता की और उस दुनिया की जो अब सिर्फ यादों में थी। साल गुजरते गए, 5 साल, 8 साल, 10 साल। अब रिचर्ड की उम्र भले ही 30 के आसपास थी, लेकिन उसका शरीर 50 साल के इंसान जैसा दिखता था। धूप ने उसकी त्वचा को काला और सख्त बना दिया था। दाढ़ी उसकी छाती तक आ गई थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी यादें धुंधली होने लगी थी। वो अपनी माँ का चेहरा याद करने की कोशिश करता, लेकिन नाक नक्श धुंधला हो जाता। कभी कभी वो अपना नाम दोहराता, बस ये याद रखने के लिए कि वो कौन है। उसने गुफा की दीवार पर कोयले से निशान बनाना शुरू किया। हर बीता दिन एक लकीर। ये उसका कैलेंडर था, उसका इतिहास। एक दिन समुद्र से बहकर एक खाली प्लास्टिक की बोतल किनारे आई। उस पर छपी तारीख देकर उसके दिल की धड़कन रुक गई। बाहर की दुनिया अब भी जिंदा थी। उसी पल उसे समझ आ गया, अगर यहाँ से निकलना है तो कोई उसे बचाने नहीं आएगा, उसे खुद रास्ता बनाना होगा। और यहीं से शुरू हुआ उसकी सबसे बड़ी कोशिश। प्लास्टिक की उस बोतल ने रिचर्ड के अंदर कुछ जगा दिया था। वो सिर्फ कचरा नहीं थी, वो सबूत ही कि दुनिया अब भी मौजूद है, लोग अब भी जी रहे हैं, सफर कर रहे हैं और समय आगे बढ़ चुका है। उस दिन रिचर्ड ने एक फैसला किया, अब इंतजार नहीं, अब कोशिश। उसने तय किया कि वो एक ऐसा बेड़ा बनाएगा जो समुद्र का सामना कर सके। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं था। महीनों तक उसने जंगल से सबसे मजबूत लकड़ियां काटी, उन्हें धूप में सुखाया ताकि वे हल्की और टिकाऊ बन सके। बेलों और रस्सियों को गूंथकर उसने लकड़ियों को जोड़ा। समुद्र से बहकर आए पुराने डिब्बे, टायर और प्लास्टिक के टुकड़े उसने बेड़े के नीचे बांधे ताकि वो डूबे नहीं। खाने के लिए उसने मछलियों को धूप में सुखाकर जमा किया, नारियल इकट्ठा किए, बारिश का पानी बोतलों में भरा। 20 साल पूरे हो चुके थे। जिस टापू ने उसे जिंदा रखा था वही अब उसकी जेल भी बन चुका था। जब उसने बेड़े को पानी में उतारा तो उसकी आंखें नम थीं। उसने सूरज की ओर देखा, अपने उस पक्षी दोस्त को याद किया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। शुरुआती दिन शांत थे, हवाएं उसके साथ ही। टापू धीरे धीरे क्षितिज में गायब हो गया। चारों तरफ बस समुद्र था, नीला, गहरा और बेरहम। दिन बीते गए, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। पानी खत्म होने लगा, खाना सड़ने लगा, धूप ने उसके शरीर को जला दिया। एक रात उसने आसमान में उड़ता हुआ एक प्लेन देखा। उसने पूरी ताकत से हाथ हिलाया, चिल्लाया, लेकिन वो बहुत छोटा था, बहुत अकेला। उम्मीद फिर टूट गई। 35वें दिन की सुबह वो बेहोशी की हालत में बेड़े पर पड़ा था। तभी दूर एक रेस्क्यू सबमरीन गुजरी। क्रू की नजर समुद्र में तैरते उस अजीब ढांचे पर पड़ी। जब वे पास आए तो उनकी सांसें थम गईं। एक इंसान, हड्डियों का ढांचा लेकिन जिंदा, वो रिचर्ड था। जब उसे होश आया और उसने इंसानी चेहरे देखे तो वो रो पड़ा। 20 साल बाद वो वापस लौट रहा था। उसकी कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। लोग हैरान थे कि कोई इंसान इतना लंबा वक्त अकेले कैसे जी सकता है, लेकिन रिचर्ड जानता था वो जिंदा इसलिए रहा क्योंकि उसने हार नहीं मानी। ये कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, ये सबूत है कि जब तक सांस है तब तक उम्मीद है।